हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है इन्फ्लामेशन। ये पैथोलॉजी का पार्ट है और इन्फ्लामेशन के बारे में हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लामेशन जो है ये एक फंडामेंटली प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स होता है, जो कि इसका रिज़ल्ट होता है कि जो हमारे ऑर्गन्स या कहीं पे वेस्कुलर सिस्टम है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। यानी कि जो हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है या कोई ऑर्गेनिज्म एंटर कर चुका है या किसी ऑर्गेनिज्म ने बाइट कर दिया है, तो उसके जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में कुछ कॉन्सिक्वेंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे निक्रोटिक सेल्स। इंजरी हो जाती है, उसके कारण जो टिश्यू होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। एक ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण वो इन्फ्लामेशन हुआ है। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण हमारी जो बॉडी में कहीं पेन होता है, कहीं पे वुंड हो जाता है और कभी वो हील कर जाता है, कभी हील नहीं करता है, मतलब घाव भर जाता है और हमारा जो ऑर्गन्स होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं और कभी कभी तो परमानेंट शोर के रूप में वो वहाँ पर हो जाता है। इसके जो इन्फ्लामेशन के जो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अंडरलाइन कॉमन क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जैसे कुछ ऐसी बीमारी होती हैं जो लॉन्ग टर्म रहती हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और एक लंग्स फाइब्रोसिस, लंग्स में फाइब्रस बन जाते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस दिखाती हैं, जैसे इंसेक्ट बाइट कर जाए, या ड्रग्स, टॉक्सिन्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो रिपेयर के बाद जो है वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे फाइब्रोसिस बन जाएगा और बाद में वो जो है डिसफिंगरिंग जो है स्कार के रूप में वो हो जाता है। यानी कि एक जो अनकंट्रोल हमारा जो वहाँ पर टिश्यू बन रहे हैं, जो ज़्यादा टिश्यू बन जाते हैं उनको स्कार बोलते हैं या फाइब्रोसिस बैंड बोलते हैं, जिसके कारण जो है हमारा इंटेस्टाइनल जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है कभी कभी, और उसमें लिमिट जो है वो मोबिलाइजेशन हो जाता है, जॉइंट में मोबिलिटी हो जाती है, लिमिट होती है, वो पूरे तरीके से वो नहीं हो पाती है। इसके वो वहाँ पर एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद इसमें अगले जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो अगला हमारा स्लाइड है, कि जो इन्फ्लामेशन के कॉजेज़ क्या है, जो इन्फ्लामेशन है वो कितने टाइप्स का होता है, इन्फ्लामेशन के सीक्वेंस क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, जैसे एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है और क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है। तो इन्फ्लामेशन के जो फेज़ हैं वो कैसे होते हैं और उसकी जो लोकल रिएक्शंस होती हैं, और वेस्कुलर्स, टिश्यूज़, इंजरी, और इसके बाद जो है वेस्कुलर, सेलुलर और जो ह्यूमरल रिएक्शंस होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इसका मतलब होता है कि हमारी वेसल्स यहाँ पर कैसे काम करेंगे, हमारे जो सेल्स होते हैं वो कैसे फंक्शन करेंगे, और जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो हमारी ह्यूमरल रिएक्शंस होती हैं उनको हम एंटीबॉडी रिएक्शंस बोलते हैं, वो किस टाइप से होती हैं उनके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो ये जो है यहाँ पर कोजेज़ ऑफ इन्फ्लामेशन है। पहला जो कोजेज़ होता है वो मैकेनिकल ट्रॉमा होता है, यानी कि कोई कट लग गया, ठीक है ना, कोई शार्प ऑब्जेक्ट है उसमें इंजरी होगी, या कहीं पे हम गिर जाते हैं, कोई सब्सटेंस होता है वो हाथ में लग जाता है, कहीं पे हम जा रहे हैं किसी ने धक्का मार दिया तो कहीं लग जाता है। और सेकंड है केमिकल इंजरी। कुछ केमिकल्स होते हैं उनके द्वारा हमारी बॉडी में इंजर्ड हो जाता है, जैसे कोरोसिव एसिड, जिसको एसिड बर्न बोलते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड, ये जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके गिरने से हमारी बॉडी में जो है डैमेज हो जाता है और उसके बाद वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। रेडिएशन जो है रेज़ होती हैं, जैसे यूवी रेज़, अल्ट्रावायलेट रेज़ बहुत डेंजरस होती है हमारी बॉडी के लिए, और आयरेंजिक रेडिएशन, ये रेडिएशन जो हैं लगने से हमारी बॉडी में जो है इन्फ्लाम्ड हो जाता है एरिया, और
इंजरी हो जाती है। एक्सट्रीम हीट, ज़्यादा हीट लगने से, कोल्ड टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा ठंड लगने से, जिसको बोलते हैं हाइपरथर्मिया। थर्मिया का मतलब होता है टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है बॉडी का, और हाइपोथर्मिया का मतलब होता है उसमें टेम्परेचर कम हो जाता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेनली जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो कंट्रोल करता है, और उसके कारण जो है ये हमारी बॉडी में हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया हो सकता है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगाई होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। इनके कारण भी हमारी बॉडी में जो है इन्फ्लामेशन हो जाती है। और इम्यूनोलॉजिक जो मैकेनिज़्म होता है, जो मेडिएटेड बाय एंटीजेंस होते हैं उनके द्वारा और एंटीबॉडीज़ के द्वारा हमारी बॉडी में कुछ इंट्रैक्शंस होते हैं, उसके कारण भी इन्फ्लामेशन हो सकती है। इसके बाद अगला जो स्लाइड है उसमें टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन है, यानी कि जो इन्फ्लामेशन होता है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि ये बहुत रिसेंट होता है, सेकंड्स में होता है, मिनट्स में होता है। और जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है ये डेज़, मंथ्स, इन तक ये रिमेन रहता है, तो उसको क्रोनिक हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। इनके बारे में, दोनों के बारे में एक एक करके हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला है इसमें एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन जो है वो रैपिड होता है, एकदम सेकंड्स और मिनट्स में होता है, और इसका जो रिलेशन है वो शॉर्ट ड्यूरेशन है, यानी कि जो कम समय के लिए उसको एक्यूट इन्फ्लामेशन किया नाम से दिया जाता है। इसका जो लास्टिंग होता है वो कुछ मिनट्स के लिए होता है, और कभी कभी सेवरल आवर्स के लिए भी हो जाता है, या कभी फ्यू डेज़ के लिए भी हो जाता है। इसका जो मेन हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड्स, यानी कि फ्लूइड जो हैं एक्सुडेशन हो जाते हैं, और जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं उनके कारण वो एडिमा बन जाता है, यानी कि वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पर एक गांठ टाइप बन जाती है कुछ टाइम के लिए। और ये जो इमिग्रेशन होता है इसका वो ल्यूकोसाइट्स से, और जो प्रीमिडोमिनेंटली होता है न्यूट्रोफिल के द्वारा ये होता है। उसके बाद इसमें अगला जो है वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, और ये हिस्टोलॉजिकली जो है एसोसिएटेड होता है, और इसके अंदर जो प्रेजेंस होती है उनकी लिम्फोसाइट्स की होती है, मैक्रोफेजेस की होती है, और यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होते हैं, फाइब्रोसिस होते हैं, टिश्यू निक्रोसिस होते हैं, उनका प्रोलिफरेशन होता है, यानी कि सेल्स जो हैं वो ज़्यादा यहाँ पर जो है ज़्यादा बनते हैं, उनके कारण जो होता है उसको हम बोलते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन। और जो हमारा वेस्कुलर जो होता है, वेस्कुलर और सेलुलर जो रिएक्शंस होते हैं वो दोनों स्टेज में होते हैं, एक्यूट में भी होते हैं, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में भी होते हैं। और जो केमिकल्स होते हैं, जो मेडिएटेड जो केमिकल्स होते हैं जो हमारा, उनके द्वारा जितने फैक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन्स और सेल्स, और जो भी रिस्पॉन्स होता है वो हमारा एक्टिवेटेड इन्फ्लामेशन जो है वो उसके द्वारा वो स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि जो हमारे वेसल्स के अंदर जो के सेल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उनका जो इंट्रासेलुलर पार्ट है वो बाहर आ जाता है, और उसके कारण जो है ये यहाँ पर रिएक्शंस होती है। इसके बाद है हमारा जो साइन और सिम्टम्स हैं जो इन्फ्लामेशन के, उन साइन सिम्टम्स के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि शुरुआत में यानी कि क्या होता है। तो ये सब जो है इसने कार्डियन ने हमें बताया था कि फर्स्ट जो सेंचुरी है एडी, इसमें डिस्क्राइब किया है कार्डियन ने कि जो उसको साइन सिम्टम्स होते हैं वो इन्फ्लामेशन 4 होते हैं, कॉलर, रबर, डॉलर और ट्यूमर। यानी कि जो फिफ्थ साइन है वो लॉस ऑफ फंक्शन, यानी कि सेल जो है वो उसका काम जो है ख़राब हो जाएगा, वो डेड हो जाएगा। ये सब किसने बताया था? वर्च्यू ने। वर्च्यू वाज द साइंटिस्ट हु वाज द फादर ऑफ द पैथोलॉजी। तो पहला जो पॉइंट है वो है कॉलर और रबर। इसमें लोकल हीट होती है, यहाँ पे रेडनेस हो जाती है, रेड कलर हो जाता है, क्योंकि रेड इसलिए हो जाता है कि वो जो हमारा ब्लड वेसल्स है वो डायलेट बड़ा हो जाता है, और यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है, उसके कारण जो है वहाँ पे रेड रेड हमें दिखाई देता है। उसके बाद बोलते हैं ट्यूमर। ट्यूमर का मतलब स्वेलिंग होती है, यानी कि जो फ्लूइड होता है वो बाहर आ जाता है सेल से, और जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, जो अदर वहाँ पर कुछ ऐसे वहाँ पे प्रोटीन्स होती हैं वो टिश्यू से बाहर आ जाते हैं, सेल टूट कर बाहर आ जाते हैं,
तो उसके कारण वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। और डॉलर का मतलब होता है पेन, यानी कि जो डॉलर होता है उसमें जो स्ट्रेचिंग होती है हमारे नर्व में या जो भी उसके सेल्स होते हैं, उसके कारण वहाँ पे जो उनका वहाँ पे एक हार्मोन्स निकलता है प्रोस्टेग्लैंडिन्स और ब्रेडेकिनिन्स, इनके कारण जो है वहाँ पर पेन हो जाता है और उसके बाद उसको मेडिसिन दी जाती है। तो ये हमारे जो साइंस है इन्फ्लामेशन के, कॉलर, रबर, ट्यूमर और डॉलर, तो इस ऐसे हमारा इन्फ्लामेशन में होता है। उसके बाद है जो एक्सूडेट है और ट्रांसयूडेट है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो यानी कि जो फ्लूइड हमारा स्केप होता है, बाहर निकलता है, तो ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसको हम एक्सूडेट बोलते हैं। और उसमें क्या होता है कि वहाँ पर जो वेसल्स की जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और उस एरिया में वो एरिया इंजर्ड हो जाता है। और जो हमारा ट्रांसयूडेट है वहाँ पे अनफिल्ट्रेट हो जाता है प्लाज्मा का, और उसका जो रिज़ल्ट होता है वो अल्ट्रेशन हो जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में, और जो परमेबिलिटी होती है हमारे वेसल्स की वो इसमें नॉर्मल नहीं होती है। तो पहला जो कारण है वो है एक्सूडेट में इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी और ट्रांसयूडेट में इंक्रीज ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो जाता है। दूसरा, टोटल प्रोटीन जो कंटेंट है वो इसमें हाई हो जाता है एक्सूडेट में और लो हो जाता है, यानी कि 2 ग्राम से ज़्यादा हो जाता है और इसमें 2 ग्राम से कम रहता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है एक्सूडेट में वो 1.020 से ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा प्रोटीन होने के कारण, और इसमें लो रहती है 1.012 से कम रहती है। और जो इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो जो सेम रहती है, और इसमें जो है एल्ब्यूमिन की मात्रा ज़्यादा होती है। फाइब्रिनोजन जो है वो क्लोट स्पेंड्रेसिल होता है और इसमें क्लोट नहीं होता है जो हमारा ट्रांसयूडेट है। और सेल्स जो हैं इसमें मिलेंगे हमें न्यूट्रोफिल एक्यूट इन्फ्लामेशन में और लिम्फोसाइट क्रोनिक इन्फ्लामेशन में, इसमें बहुत कम मिलते हैं। मेनली मीजोथेलियल जो सेल्स होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। और अगला है हमारा जो चेंजेस हैं, यानी कि क्या क्या चेंजेस आते हैं इन्फ्लामेशन के दौरान में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लोकल जो मैनिफेस्टेशन होता है इन्फ्लामेशन का वो 2 उसमें मेजर हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। एक वेस्कुलर कंपोनेंट्स होता है हमारा, तो वेस्कुलर कंपोनेंट्स में एक वो होता है हीमोडाइनमिक चेंज और एक होता है चेंज इन वेस्कुलर। तो हीमोडाइनमिक का मतलब है ब्लड में, यानी कि जो ब्लड होता है वो ब्लड जो होता है उसमें वेस्कुलर जो हमारा जितना भी इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पे उसमें चेंज हो जाता है, वेस्कुलर फ्लो में साइज़ में चेंज हो जाता है और ब्लड वेसल्स में चेंज हो जाता है। और जो वेस्कुलर हमारी परमेबिलिटी होती है उसमें भी चेंज आ जाता है, वो परमेबिलिटी जो है उस तरीके की नहीं होती जैसी उसमें होनी चाहिए। इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ हीमोडाइनमिक चेंज हो जाते हैं इसके अंदर में। हीमोडाइनमिक का मतलब होता है कि जो वेसल्स होते हैं, जो हमारे वेसल्स हैं वो अर्ली जब इंजरी होती है एकदम, तो उसमें मेनली जो है वहाँ पे जो हमारे एक्टिवेटेड केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो वहाँ पे चेंज कर देते हैं, और जो हमारे ट्रांजिट न्यूरोजेनिक जो मैकेनिज़्म होता है वो भी इसमें यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। तो इसके लिए सीक्वेंस जो है वो इस प्रकार इसमें दिए हुए हैं इन्फ्लामेशन के। नंबर 1, ट्रांजिस्ट जो वैसो कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टियोल्स, जो हमारे आर्टियोल्स होते हैं वो वैसो कंस्ट्रिक्शन मानी कि थोड़े वहाँ पर वो पतले हो जाते हैं, उनका जो एंड होता है वो थोड़ा पतला हो जाता है। और माइल्ड जो इंजरी होती है उसमें वैसो कंस्ट्रिक्शन 3 से 5 सेकंड के लिए होता है, और सीवियर जो इंजरी होती है उसमें वो कुछ मिनट्स के लिए होता है। और वहाँ पर जो नर्व होते हैं और हमारे एड्रेनलिन जो वहाँ पे होता है हार्मोन्स, उनके द्वारा ये किया जाता है। उसके बाद वैसो डाइलेशन का मतलब होता है, वैसो मतलब वेसल्स, डाइलेशन में चौड़ा हो जाना, यानी कि इसमें जो हमारा वेसल्स है वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है नॉर्मल से। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हमारा जो फंडामेंटल जो इवेंट्स है यहाँ पे वो है कि यहाँ पे जो कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं हमारे सेल्स के द्वारा, हमारी आर्टरी वेन के द्वारा और हमारी कैपिलरीज के द्वारा, जिसके कारण हमारे वेन्यूल्स आर्टियोल्स जो हैं ये सारे डाइलेट हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। और इसके कारण जो हमारा ब्लड है उसकी जो हमारा ब्लड है वो ज़्यादा हो जाता है और वहाँ पर इन्फ्लामेशन की जो मात्रा है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इस स्टेज पे जो परमेबिलिटी होती है ब्लड की वो इंक्रीज़ हो जाती है, हमारे जो वेसल्स होते हैं, और जो फ्लूइड होता है वो एस्केप हो जाता है, बाहर हो जाता है, विस्कोसिटी ब्लड की यहाँ पर बढ़ जाती है, और इसके कारण जो है यहाँ पे एकदम सर्कुलेशन में जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके बाद जो इसका कॉन्सिक्वेंस होता है उसमें जो हमारा ब्लड स्ट्रीम है वो थोड़ा धीरे हो जाता है, और जो हमारे स्टेसिस रेड सेल्स होते हैं वो भी ठीक से काम नहीं कर पाते हैं।
जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो हमारे सेंट्रल स्टीम फ्लो में वो नहीं हो पाते हैं, और पेरिफेरली जो एंडोथेलियल हमारे वेसल्स होते हैं उनमें भी प्रॉब्लम हो जाती है, और इसको हम बोलते हैं मार्सिनेशन। इस प्रोसेस को जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, एक जगह दूसरी जगह चले जाते हैं हमारे वेसल्स वाल के थ्रू, और जो प्रॉपर हमारा फंक्शन होना चाहिए उसका प्रॉपर फंक्शन वो नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन। माइग्रेशन वो अदर चले जाना, और जो हमारे वेस्कुलर स्पेस में रह जाते हैं उनको बोलते हैं इमिग्रेशन। यानी कि जो हमारा वेसल्स है उसकी परमेबिलिटी में चेंज आ जाएगा, और जो उसके अंदर वहाँ पे वेसल्स के अंदर है वो लीकेज हो जाएगा, और जो वेस्कुलर की परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और इन्फ्लामेटरी जो रिएक्शंस हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक बढ़ जाएंगे यहाँ पे, और जो हमारी परमेबिलिटी है वो जो है वहाँ पे कुछ मैकेनिज़्म होते हैं, उन मैकेनिज़्म के बारे में हम आगे अगले स्टेप में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। वो मैकेनिज़्म है कि जैसे हमारा एंडोथेलियल सेल जो है कंट्रैक्शन, यानी कि इसमें दिखाया डायग्रामेटिक दिखाया हुआ है कि जो हमारा एंडोथेलियल जो सेल्स है उसका कंट्रैक्शन कैसे हो जाता है। यानी कि जो इंट्रासेलुलर हमारा गैप्स होता है वेन्यूल्स के अंदर में, वो वहाँ पर उसको रिवर्सिबल प्रोसेस के द्वारा वो जो है वहाँ पे चेंज हो जाता है। उसमें केमिकल जो हिस्टामिन जो है ये वहाँ पर, और ब्रेडिकिनिन जो है ये अपना पार्ट प्ले करते हैं, ये केमिकल मेडिएटर्स होते हैं। और जो एंडोथेलियल कंट्रैक्शन होता है वो एकदम होता है, उसके बाद वहाँ इंजरी हो जाती है, और शॉर्ट लाइव इमीडिएट ट्रांजिट रिस्पॉन्स होता है, मतलब ये कुछ समय के लिए होता है। इसके बाद है एंडोथेलियल रिएक्शंस इन मैकेनिज्म। जो हमारा अगला प्रोसेस जो होता है उसमें जो हमारा वेस्कुलर है उसकी जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और इसको हम जो है रिवर्सिबल प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो रिट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के लिए, और यहाँ पे एक जंक्शन बनाते हैं जिसके कारण वहाँ डिस्टर्ब हो जाता है। और एंडोथेलियल जो वहाँ पे रिट्रैक्ट्स करता है उसमें 4 to 6 आवर लगते हैं डेवलप होने में, और ये 24 घंटे तक परसिस्ट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा जो साइटोकाइन मेडिएटर होता है जिसको TNF बोलते हैं, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर के नाम से जाना जाता है, और जो इंटरल्यूकिन्स होते हैं ये सारा इनमें इन प्रोसेस में अपना पार्ट प्ले करते हैं यहाँ पे। इसके बाद है यहाँ पे डायरेक्ट एपिथेलियल इंजरी, एंडोथेलियल इंजरी, यानी कि यहाँ पे जो एंडोथेलियल इंजरी वो डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट का मतलब है जो इंजरी है वो एकदम होती है, जैसे बर्न हो जाए किसी को, इन्फेक्शन हो जाए किसी को, और एंडोथेलियल जो निक्रोसिस होता है वो डी अटैचमेंट हो जाता है, और वेस्कुलर उसमें लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है। और लीकेज जो होता है वो इंजरी जो है वहाँ पे परसिस्ट होती है, और कुछ आवर्स के लिए और अनटिल ये जो कुछ डेज़ के लिए भी है वो ब्लड वहाँ से निकलता रहता है, और ब्लड वेसल्स हमारे जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं। थ्रोम्बोसिस बन जाता है, वो रिपेयर भी हो जाता है। थ्रोम्बोस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ द क्लोटिंग, वहाँ पे खून हमारा जम जाता है, और जो उसमें ब्रिज बनता है जो इमीडिएट जो है हमारा सस्टेन टाइपोवेस्कुलर परमेबिलिटी को वहाँ पर शो करता है। ये डायग्रामेटिक यहाँ पर दिखाया हुआ है। इसके बाद हमारा है नंबर 4 में ल्यूकोसाइट डिपेंडेंट एपिथेलियल इंजरी, यानी कि जो ल्यूकोसाइट के ऊपर डिपेंड होती है। यानी कि जो हमारा यहाँ पे एंडोथेलियल जो इंजरी होती है उसमें एक जो उसमें एक लाइटिक एंजाइम होता है, और उसमें वो ल्यूकोसाइट्स के अंदर से निकलता है जिसका नाम है लाइजोजाइम, और वो जो है जो एंजाइम होता है लाइजोजाइम वो दूसरे सेल को तोड़ देता है। इंक्रीज जो है वहाँ पे ट्रांससाइटिस हो जाएगा, और जो कुछ केमिकल्स आएंगे वहाँ मेडिएटर्स वो ट्रांससाइटिस में वहाँ पर उसके चैनल लगे वहाँ पे वो प्रॉब्लम करेगा, फ्यूजन करेगा उसको वेसिकल्स को, और सेल हमारा टूट जाएगा। उसके बाद लीकेज फ्रॉम द ब्लड वेसल्स में लीकेज होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद रिपेयर होगी, और उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी वहाँ पे बनने शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो लीकी एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो वहाँ पर जो हैं टाइट इंट्रासेलुलर जंक्शन का काम करते हैं, और फाइनली जो है हमारा जो वेसल्स हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसके बाद है हमारा यहाँ पे सेलुलर चेंजेस, यानी कि वहाँ पे सेल में क्या चेंज आता है। यानी कि ल्यूकोसाइट होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, उसके अंदर में लिम्फोसाइट्स होते हैं उस साइट पे, और वहाँ पे अपना वो डिफेंसिव जो कैरेक्टर है उसको वहाँ पे प्ले करते हैं। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म गलती से आ जाएंगे वहाँ पे उनको खाएंगे वो, और ये सेल्स जो हैं यहाँ पे एनगल्फ करते हैं इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म को, और जो उनके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है वो उनमें डैमेज में करने में हेल्प करता है, और उसको डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन सब्सटेंस को, जो भी गलती से बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म वहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे जो अगला पॉइंट है हमारा, इसमें बताया हुआ है कि जो माइग्रेशन है ये हमने पहले बता दिया था आपको।
प्रिवेंटिंग है, ट्रांसमीडिएशन है, कीमोटाइसिस है, फैगोसाइटोसिस होता है। ये प्रोसेस होते हैं जिनके द्वारा जो है हमारे जो सेल्स होते हैं वो कैसे जो दूसरे ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए हार्मफुल हैं उनको खाते हैं। तो ये माइग्रेशन जो हमारे सेल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, WBC एक दूसरे जब मूव करते हैं सेंट्रल पार्ट में जाते हैं, और जितने भी बाहर से जो भी हमारे इन कुछ प्रॉब्लम्स वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको वो खाते हैं, और खाने के बाद उनको वो इंजरी को वो ठीक करने में यहाँ पे मदद करते हैं। उसके बाद ट्रांसमिग्रेशन के बारे में बताया हुआ है कि यहाँ पे एंडोथीलियल सरफेस के ऊपर जो वहाँ पर चिपक जाते हैं, अटेंशन हो जाते हैं, ल्यूकोसाइट्स वो स्क्वीजिंग करते हैं वहाँ पे एंडोथीलियल इंटरसेलुलर को जंक्शन पे, और इसके बाद जो ट्रांसवर्स करते हैं एंडोथीलियल जंक्शन पे, ल्यूकोसाइट्स क्रॉस हो जाते हैं अपनी बेसमेंट के थ्रू, बेसमेंट जो बना हुआ है एपिथेलियल सेल्स में, और जो वहाँ पे जितने भी वहाँ पे सिक्रेटेड केमिकल्स होते हैं, कोलेजन्स होते हैं, उनको मदद करते हैं, और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो वहाँ से ब्लड वेसल से वो लीव हो जाते हैं। स्पेशली सीवियर इंजरी में ऐसा होता है। और एमिग्रेशन जो है वो रेड सेल्स जो है उनके पैसिव एक्शन के द्वारा होता है, और रेड सेल्स जो है उनमें गैप हो जाता है, और उसके बाद वो ब्लड वेसल्स में अपना ट्रांसमिग्रेशन जो है वो ल्यूकोसाइट के थ्रू कर देते हैं। और एक ही ऐसा माइग्रेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो रेड सेल्स होते हैं वो गैप के थ्रू जो है अक्रॉस हो जाते हैं, आर पार निकल जाते हैं, और उसको हम बोलते हैं डाई एपेडिसिस। ये नाम दिया गया है उसको एंडोथेलियल का, डाई एपेडिसिस। तो बच्चों ये हमने आज बात करी है, आपको बताया है पैथोलॉजी का ये हमारा पार्ट था इन्फ्लामेशन के बारे में। तो वो कितने टाइप्स का होता है और कैसे कैसे वहाँ पर वो फंक्शन होता है।